Children, in today's class, we are going to understand a very important concept related with pulley block system. And here I have taken the simplest two pulley combination where one pulley is fixed and the other pulley is movable. The string starts from the fixed pulley and passing through the movable pulley, it passes through the fixed pulley, and then this string is there to exert effort, and load is suspended with the movable pulley. Now if we observe the situation of the arrangement, especially the situation of the strings, because strings are applying tension force to hold the load, right? So let us observe the tension force positions. So if I can show you this movable pulley and the load is holded by these two strings of the fixed pulley which are passing through the fixed pulley. So actually this string and this string, they are holding this pulley with the load together, right? Now these two strings are holding this pulley and the load with help of tension force which is acting upward along this string and along this string. Upward here also and here also. तो अब हो क्या रहा है कि जब एफर्ट इस लोड को उठाने के लिए फोर्स लगाता है नीचे की ओर, तो लोड ऊपर उठता है. नॉर्मली क्या होता है कि सिंगल पुली ब्लॉक सिस्टम में अगर एफर्ट 1 सेंटीमीटर नीचे आया तो लोड 1 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है, और हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं. लेकिन जैसे ही इस तरीके का अरेंजमेंट सामने आएगा जहाँ पर आपकी पुली और लोड दो स्ट्रिंग्स के हेल्प से, दो टेंशन फोर्सेस की हेल्प से बैलेंस हो रहे हैं, या दो टेंशन फोर्स लोड को होल्ड कर रहे हैं और दो टेंशन फोर्स लोड को ऊपर ले जाने में रोल प्ले कर रहे हैं, उस केस में एफर्ट जितना नीचे आता है लोड उतना ऊपर नहीं जाता है. कैसे नहीं जाता है कि अगर हम इस पॉइंटर को जो कि लोड की एफर्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, सोच के देखो और इसको ध्यान से समझो. ये एफर्ट का जो ब्लैक पॉइंटर है, ये नीचे जब आता है ना, तो कैसे नीचे आता है तुम देखो. क्या तुमको ये दिख रहा है कि जब ये एफर्ट ब्लैक पॉइंटर नीचे आ रहा है तो असल में ये दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों स्ट्रिंग्स छोटी हो रही हैं. देखो ये है ब्लैक पॉइंटर की पोजीशन इस समय, ठीक. ये दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ देख लो. अब जब ब्लैक पॉइंटर नीचे आया तो तुम फिक्स पुली से इस पुली की पोजीशन देखो. ये पॉइंटर ऊपर है, ये फिक्स पुली से ये जो मूवेबल पुली है ये दूर है. जब पॉइंटर नीचे जाता है तो मूवेबल पुली ऊपर की ओर जाती है. ऊपर की ओर जाती है क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग दोनों खुलकर इस वाली स्ट्रिंग के पास, इस वाली स्ट्रिंग में आ जाती हैं. ये वाली स्ट्रिंग एक अमाउंट छोटी होती है और ये वाली स्ट्रिंग भी एक अमाउंट छोटी होती है, और वो दोनों जो यूनिट्स हैं या सेंटीमीटर्स हैं वो सब कहाँ चले जाते हैं, इस वाली स्ट्रिंग में आ जाते हैं. और ये जो एफर्ट वाला पॉइंट है ये देखो यहाँ पर एफर्ट है, और जब ये नीचे आ रहा है
तो ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल अमाउंट छोटी हो रही है मतलब ये स्ट्रिंग तो एक ही है ना, तो ये खुलकर इधर आ जा रही है। ये स्ट्रिंग पुली के ऊपर से रोल करके इधर खिसक आ रही है और हमारा पॉइंटर नीचे आ जा रहा है। तो ये दोनों क्योंकि थोड़ा थोड़ा नीचे, ये दोनों थोड़ा थोड़ा छोटी हुई, ये भी x छोटी हुई और ये भी x छोटी हुई, और ये जो x और x सेंटीमीटर की लेंथ थी ये अब कहाँ ट्रांसफ़र हो गई है, इस वाली लेंथ में। तो अगर ये भी x छोटी हुई, ये भी x छोटी हुई, तो लोड को ऊपर जाना चाहिए x, क्योंकि ये x, ये ऐसे समझो कि मैंने अब इस ब्रांच में, इस स्ट्रिंग में एक पॉइंटर लगा दिया, इस स्ट्रिंग में एक पॉइंटर लगा दिया, और ये है एफर्ट को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंटर, ये वाला। ठीक, अब हम इन तीनों पॉइंटर्स के मूवमेंट को गौर से देखेंगे। तो अगर आप एफर्ट को, ये एफर्ट है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं एफर्ट को, और अब दोनों पॉइंटर्स, तीनों पॉइंटर्स को बहुत गौर से देखेंगे। ये है इस ब्रांच का पॉइंटर, ये इस ब्रांच का, और ये इस ब्रांच का। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। मैंने एफर्ट को नीचे करना शुरू किया, नीचे करना एफर्ट को, ये देखो पहले, ये वाला पॉइंटर पुली से इतनी डिस्टेंस नीचे है, ये वाला पॉइंटर पुली के बराबर है, और ये एफ़र्ट भी इस पॉइंटर के बराबर है। अब मैंने एफ़र्ट को नीचे करना शुरू किया, देखो क्या हो रहा है। पुली, एफ़र्ट नीचे गया तो पुली ऊपर गई, पुली ऊपर गई तो देखो कितना ऊपर गई, ध्यान से देखना बेटा, ये डिस्टेंस गौर से देखो। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये जो दूरी है इस पॉइंटर की पुली से, जब एफ़र्ट नीचे आना शुरू करता है तो ये वाला पॉइंटर तुम्हें ऊपर जाता दिख रहा है। अब मैं कितना इसको ऊपर ले गई, जितना ये नीचे था उतना ही इसको ऊपर ले गए। देखो, इसको बराबर कर देते हैं इस पुली के पोजीशन के। अब ये ब्लैक वाला जितना पुली से ऊपर है ना, इस डिस्टेंस को बिल्कुल हम ख़त्म कर देंगे, हम इस एफ़र्ट को उतना नीचे लाएंगे। अब क्या हुआ, ये जो इस ब्रांच की वो डिस्टेंस थी वो गायब हो गई, और ये वाला पॉइंटर ऊपर चला गया, यानी जो पॉइंटर यहाँ था वो ऊपर चला गया, तो ये वाली लेंथ भी चेंज हुई और ये वाली लेंथ भी चेंज हुई। ये वाली लेंथ भी थोड़ा सा ऊपर की ओर सिकुड़ गई और ये वाली लेंथ भी थोड़ा सा ऊपर की ओर सिकुड़ गई, और ये लेंथ देखो, और जो लेंथ यहाँ से गायब हुई वो देखो, वो दोनों कहाँ अपीयर हो रही हैं, एफ़र्ट वाली ब्रांच में अपीयर हो रही हैं। एफ़र्ट इतना नीचे आ गया है। तो क्या तुम रियलाइज़ कर रहे हो, इसको ध्यान से देखो, ये पोजीशन है। अब ध्यान से देखना, ये लेंथ गायब हो जाएगी और इस वाली ब्रांच में भी ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा इतना ही, और ये दोनों, मतलब ये ऊपर गया, इसका मतलब ये वाली ब्रांच भी छोटी हुई ना, ये वाली ब्रांच भी ऊपर की ओर, इसके सारे पॉइंट्स ऊपर की ओर शिफ्ट हुए, तो ये लेंथ और इतनी ही ये लेंथ तुम्हें यहाँ पर दिखेगी बाहर आती हुई। ये देखो, ये वाला पॉइंटर काफ़ी नीचे आ गया,
और ये लेंथ भी चेंज हो गई, इस ब्रांच की लेंथ भी चेंज हुई और इस ब्रांच की लेंथ भी चेंज हुई। और ये पुली क्योंकि मूवेबल पुली ऊपर गई तो ऑब्वियसली ये दोनों ब्रांचेस क्या हुई, छोटी हुई। देखो दोनों ब्रांचेस इक्वली छोटी हो गई और ये स्ट्रिंग खुलकर इस एफर्ट वाली ब्रांच में आ गई। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ये तो है कि हो क्या रहा है यहाँ पर, जहाँ पर दो स्ट्रिंग्स इस मूवेबल पुली और इसके साथ अटैच लोड को होल्ड कर रही हैं थ्रू द टेंशन फोर्स। लेकिन इसका असर जो मैंने तुमको बताया कि अगर ये वाली ब्रांच 1 सेंटीमीटर छोटी हुई और ये वाली 1 सेंटीमीटर छोटी हुई तो वो गई कहाँ, वो इस एफर्ट वाली ब्रांच में आ गई। यानी एफर्ट वाला जो पॉइंटर है वो 2 सेंटीमीटर नीचे चला जाएगा अगर मूवेबल पुली और लोड 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर चेंज हुई, ये 1 सेंटीमीटर चेंज हुई, तो जो आपका ये मूवेबल पुली है ये 1 ही सेंटीमीटर तो ऊपर जाएगा। ये देखो ये है, ये 1 सेंटीमीटर का चेंज ले आती हूँ तो एफर्ट असल में 2 सेंटीमीटर नीचे चला जाएगा। और इसी को हमें ऑब्ज़र्व करना है कि ये बात समझने में लॉजिक भी लगे और ये ऑब्ज़र्वेशन भी हम कर लें। तो हम लोग अब बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे कि कैसे एफर्ट के एप्लीकेशन पॉइंट की पोजीशन बदलती है और कॉरस्पॉन्डिंगली लोड की पोजीशन कितनी बदलती है। तब हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये रहा एफर्ट और एफर्ट की पोजीशन इस समय है 23। सब ध्यान से देख लेंगे, एफर्ट की पोजीशन है 23 और ये रहा लोड की पोजीशन बताने के लिए हमारे पॉइंटर का ये पॉइंट, ये है 30। इसको ध्यान से देख लो, लोड की पोजीशन हम 30 रख रहे हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली ये जो पॉइंटर है एफर्ट वाला ये 23 पर रहेगा। ठीक है, अब मैं इस एफर्ट को 23 से 2 यूनिट नीचे यानी 21 पर ले जाती हूँ। सब गौर से देखेंगे, 23 से 22 और 22 से 21 देखा आपने। और अब ये सरफेस का जो पॉइंट हमने, इस सरफेस को हमने पॉइंटर के फॉर्म में वहाँ नीचे पढ़ा था, उसी सरफेस को हम फिर से पढ़ेंगे। ये पोजीशन है 29, दिख रही है। तो जब मैं एफर्ट को 23 से 21 पे लाई यानी 2 सेंटीमीटर नीचे ले गई तो लोड 30 से केवल 29 यानी 1 सेंटीमीटर ऊपर आया। तो हमने जनरलाइज कर लिया कि अगर हम एफर्ट को 2x डिस्टेंस नीचे ले जाएंगे तो लोड सिर्फ x डिस्टेंस ऊपर जाएगा। किस केस में? जहाँ भी इस तरीके से दो स्ट्रिंग्स एक साथ लोड को होल्ड करेंगी, बैलेंस नहीं करेंगी, होल्ड करेंगी। और जब दो स्ट्रिंग्स होल्ड करेंगी तो मतलब दो टेंशन फोर्स मिलकर इस पुली और इस लोड को होल्ड कर रहे हैं। तब क्या डिसाइड हुआ कि अगर एफर्ट, ये एफर्ट वाला पॉइंटर है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है, तो अगर एफर्ट 2x डिस्टेंस नीचे जाएगा तो लोड x डिस्टेंस ऊपर आएगा। और हमने इसको अभी ऑब्ज़र्व किया ध्यान से कि अगर ये लोड 30 पर है लोड और ये जो एफर्ट है ये 23 पर है। अगर एफर्ट 30 पर है, सॉरी लोड 30 पर है और एफर्ट 23 पर है, ये देखो ये 30 पर और ये 23 पर, और फिर मैं 23 से 22, 22 से 21 नीचे लाई एफर्ट को, तो हमारा लोड 30 से 29 पहुंच गया, यानी सिर्फ हाफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो इस तरह की
दो स्ट्रिंग्स जब एक लोड को संभाल रही हैं तो आपको इस तरह का न्यूमेरिकल करने में और ये समझने में कि अगर एफर्ट v वेलोसिटी से नीचे आएगा तो लोड v/2 वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। अगर एफर्ट x डिस्टेंस नीचे आया तो लोड x/2 डिस्टेंस ऊपर जाएगा। अगर एफर्ट a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो लोड a/2 एक्सेलरेशन से, यानी जस्ट हाफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, जस्ट हाफ द वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट, just half the acceleration of the effort will be the displacement, velocity and acceleration of the load, जहाँ पर दो स्ट्रिंग्स मिलकर लोड को होल्ड कर रही होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग स्विच करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पर। तो चिल्ड्रन, वी हैव सीन that how the system works when two strings are holding a load with help of a movable pulley. Observe this situation which we just have witnessed. Now if you focus, actually this was the arrangement and this was the branch where I was exerting effort. Now I replaced my effort with a block. So what we learned, what we observed today, we observed that if a string is passing through the movable pulley, then a fixed pulley, and then in this way is connected to some effort or another block like here. This string and this string both are holding this block with help of the tension force in upward direction. These two tension forces are holding this movable pulley and hence this block. Now if you just observe this string which is holding this yellow block, then observe the forces on this movable pulley carefully. ये ब्लॉक जब नीचे की ओर मूव करने की कोशिश करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये एक पुल नीचे लगाएगा। वो पुल कौन एक्सपीरियंस करेगा? वो पुल ये पुली एक्सपीरियंस करेगी नीचे की ओर। अब ये स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग एक है और ये स्ट्रिंग अलग स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मैंने टेंशन फोर्स जो लिखा उसको मैंने लिखा टी डैश। स्ट्रिंग बदल गई, टेंशन फोर्स बदल जाएगा। और ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। जब ये ब्लॉक ग्रेविटी एक्सपीरियंस करके नीचे जाने की कोशिश करेगा तो इसके मूवमेंट से एक टेंशन इस पुली को नीचे की ओर खींचेगा, तो ये पुली इस ब्लॉक को रिएक्ट करके ऊपर की ओर खींचेगी। या तो मैं से कहो कि जब ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींचेगा ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड जर्नी, तो स्ट्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर की ओर खींचेगी। तो ब्लॉक का फोर्स स्ट्रिंग को और स्ट्रिंग का फोर्स ब्लॉक को एक्सपीरियंस होगा ऐसे। तो ये टी डैश किसे एक्सपीरियंस हो रहा है? ब्लॉक को। और ब्लॉक ने जो फोर्स नीचे की ओर लगाया वो थ्रू द स्ट्रिंग इस पुली को एक्सपीरियंस हो रहा है। तो अब ध्यान से फोर्सेस की सिचुएशन समझो। इस मूवेबल पुली को तीन फोर्सेस एक्सपीरियंस हो रहे हैं, टी,
टी और टी डैश, जबकि इस येलो ब्लॉक को दो फोर्सेस एक्सपीरियंस हो रहे हैं, एम जी और टी डैश। बात समझ आ रही है? तो इस मैकेनिकल सिस्टम में टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? येलो ब्लॉक, मूवेबल पुली, फिक्स पुली और ये रेड ब्लॉक। अब इन दोनों को डिस्कस कर लिया, इसको डिस्कस करो। जब ये ब्लॉक नीचे आने लगेगा तो ये इस पुली को नीचे खींचेगा। जब ये पुली नीचे आएगी तो ये स्ट्रिंग के थ्रू स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींचेगी, ये पुली स्ट्रिंग को नीचे खींचेगी और वो जो पुल है वो दोनों ब्रांचेस पे लगेगा। ये पुल इस फिक्स पुली को एक्सपीरियंस होगा। अगर ये पुल बहुत ज़्यादा हो तो ये वाली फिक्स पुली यहाँ से उखड़ जाएगी। अब क्योंकि इस पुली ने जो फोर्स लगाया वो यहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ फिक्स पुली को, और उसी के रिएक्शन में ये दोनों फोर्सेस प्रोड्यूस हुए। ध्यान से समझना, इस पुली ने जो नीचे की ओर पुल लगाया था, क्योंकि ये ब्लॉक इसे नीचे खींच रहा था, तो इस पुली ने स्ट्रिंग्स को नीचे खींचा। स्ट्रिंग्स ने जो नीचे की ओर पुल एक्सपीरियंस किया वो इस फिक्स पुली को यहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ, और उसको हमने कहा कि वो है फोर्स टेंशन, क्योंकि वो स्ट्रिंग के थ्रू स्ट्रिंग के अलॉन्ग लग रहा है। तो इस पुली ने स्ट्रिंग्स को नीचे खींचा, स्ट्रिंग्स ने पुली को ऊपर खींचा। पुली ने स्ट्रिंग्स को नीचे खींचा तो स्ट्रिंग्स ने पुली को ऊपर खींचा। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस बराबर होंगे। तो ये दोनों टेंशन फोर्सेस, तो ये दोनों भी टेंशन फोर्सेस जो कि इस पुली पे हमने लगाए थे। अब एक ही स्ट्रिंग है, देखो, वो भी लाइट और इनएक्सटेंसिबल, बात कर चुके हम लोग। तो ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स एकदम सेम है। अब सोचो कि अगर ये ब्लॉक, येलो ब्लॉक नीचे जाने लगे तो ये पुली भी नीचे जाएगी, लेकिन फिक्स पुली तो मूव नहीं कर रही है। अगर फिक्स पुली मूव नहीं कर रही है तो इस पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो सब बैलेंस होने चाहिए, तभी ये अपनी जगह पर फिक्स है। तो हमने इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली। अभी ये छोटा ब्लॉक बचा है, और छोटा ब्लॉक अगर बचा है तो इस पुली की ये स्ट्रिंग जो है ये बिल्कुल अभी डिस्कस नहीं हुई है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये फोर्स स्मॉल एम जी इस रेड ब्लॉक को नीचे की ओर खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो बट नेचुरल है, सभी ऑब्जेक्ट पे लगता है। अब अगर ये ब्लॉक नीचे की ओर जाने की कोशिश करे इसकी वजह से, तो वो स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा। स्ट्रिंग को वो पुल यहाँ पर, स्ट्रिंग वो पुल यहाँ पर इस पुली को ट्रांसफ़र कर देगी। स्ट्रिंग सेम है, लाइट है, मासलेस है, तो तुम देख रहे हो कि टेंशन मैं स्ट्रिंग में बराबर सेम लगा रही हूँ। तो अब ग्रेविटी की वजह से ये रेड ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करता है, तो स्ट्रिंग को खींचता है। वो पुल यहाँ पर स्ट्रिंग इस पुली को ट्रांसफ़र कर देती है। ये ब्लॉक ने स्ट्रिंग को नीचे खींचा तो स्ट्रिंग ब्लॉक को ऊपर खींचेगी। जो स्ट्रिंग ब्लॉक को ऊपर खींचेगी तो वो ब्लॉक एक्सपीरियंस करेगा। ब्लॉक ने स्ट्रिंग को खींचा तो स्ट्रिंग ने एक्सपीरियंस किया। अब स्ट्रिंग ब्लॉक को खींचेगी तो ब्लॉक एक्सपीरियंस करेगा। तो अब ये फोर्स और ये फोर्स, ये दो लग रहे हैं रेड ब्लॉक पर, ये फोर्स और ये फोर्स लग रहे हैं येलो ब्लॉक पर। 1 2 3 3 फोर्सेस लग रहे हैं मूवेबल पुली पर, और इस पुली को 3 टेंशन फोर्स नीचे खींच रहे हैं। तो जो ये तीनों टेंशन फोर्स जब इस पुली को, फिक्स पुली को नीचे खींच रहे हैं और फिक्स पुली नीचे आ नहीं रही है, इसका मतलब कि एक फोर्स, ये जो रिजिड सपोर्ट है, ये इस पुली पे ऊपर लगाएगा, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस इस पुली को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे तो पुली रिजिड सपोर्ट को नीचे खींचने की कोशिश करेगी।
तो रिजिड सपोर्ट पुली को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। तो ये जो रिजिड सपोर्ट का फोर्स है इसको रिएक्शन कह लो। ये रिजिड सपोर्ट का जो फोर्स है वो इन तीनों टेंशन्स के बिल्कुल बराबर होगा, इसलिए ये पुली रेस्ट पर है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। तो इस पुली का काम तो कंप्लीट हो गया डिस्कशन कि भाई जो रिएक्शन फोर्स रिजिड सपोर्ट का ऊपर की ओर है वो ये तीनों टेंशन फोर्सेस के 3T के बराबर है। क्लियर हुई बात? इस वाली पुली पर आओ। ये टेंशन फोर्स ऊपर की ओर और T डैश नीचे की ओर। तो हम कह सकते हैं कि इस पुली पे 2 फोर्स ऊपर की ओर और 1 फोर्स नीचे की ओर। अब ये डिपेंड करता है कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, उसकी वजह से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, या ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, उसकी वजह से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। किस डायरेक्शन में पूरा सिस्टम मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि T प्लस T माइनस T डैश इस पुली का फोर्स है नेट फोर्स, या T डैश माइनस T प्लस T इस पुली पर नेट फोर्स है। मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आराम से एक एक पॉइंट समझो और जिस पॉइंट पर समझ नहीं आए उस पर क्वेश्चन बताओ और हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो एच.सी. वर्मा का है और उस क्वेश्चन को ही पूरा डिस्कस कर लेते हैं। फोर्सेस मैंने सारे तुम लोगों को समझा दिए। अब वो क्वेश्चन ले लेते हैं तो हमको ये क्लियर हो जाए कि ये मास नीचे जाएगा या ये मास नीचे जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट है एच.सी. वर्मा में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, और इसमें क्या है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, ये पता करना है तुमको। और उन्होंने ब्लॉक ए का मास 4 kg दिया है और ब्लॉक बी का मास 5 kg दिया है। ठीक, तो अब तुम सोचो कि 5 kg नीचे जाएगा और 4 kg इस वजह से ऊपर चलेगा, ऑब्वियस है। वैसे आप किसी को भी नीचे की ओर चलता मान लो, अगर आपने उल्टा माना होगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो चिंता की बात नहीं है, मैंने माना क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि 5 kg नीचे जाएगा, तो मैंने कहा कि ये सिस्टम इधर से नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से और इधर ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। अब हमको बहुत सावधान होकर वो इन्फॉर्मेशन अप्लाई करनी है जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट में सीखी और देखी। क्या कि अगर ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जाए तो ये वाला ब्लॉक क्या ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? तो देखो, पहले इस पुली को हम एंटरटेन कर लेते हैं कि भाई इस पुली पे क्या हो रहा है। तो इस पुली पे क्या हो रहा है कि T प्लस T माइनस T डैश। अब हम इसमें हमें पता है कि क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो T डैश ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा T प्लस T से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर T डैश माइनस T प्लस T इज इक्वल टू, और इस पुली का मास कुछ ले लेते हैं, मान लो m डैश इंटू एक्सेलरेशन जो भी हो हमें पता नहीं है। अब ये पुली हो चाहे ये पुली हो, इन क्वेश्चंस में ये कंडीशन हमेशा लिखी रहेगी कि स्ट्रिंग इज ऑल्सो मासलेस एंड पुलीज आर ऑल्सो मासलेस। पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस। और अगर ये दोनों मासलेस हैं तो इसका मतलब कि m डैश तो ज़ीरो हुआ। एक्सेलरेशन कुछ हो वो तो भी डिस्कस करना है हमको, लेकिन m डैश अगर मासलेस है, ज़ीरो हुआ या नेग्लिजिबल हुआ, तो t डैश माइनस t प्लस t इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब कि t डैश
शुड बी इक्वल टू ट्वाइस टी। ये एक इक्वेशन हम लोगों को मिल गई। इससे पहले कि हम ये देखें कि इस मास और इस मास का एक्सेलरेशन सेम है भी या नहीं, ये क्लियर हो गया कि ये पुली कोई रोल प्ले नहीं कर रही मोशन में, ये पुली कोई रोल प्ले नहीं कर रही है अपने मासलेस होने की वजह से, और टी डैश इक्वल टू 2t है। अब इन दोनों मासेस पर आ जाओ। अभी अभी हमने देखा कि अगर ये वाला ब्लॉक, इसको अलग से बना लेते हैं, तो अभी हमने क्या देखा था कि अगर ये पॉइंटर x डिस्टेंस नीचे आ रहा था तो ये वाली पुली और ये वाला ब्लॉक क्या x डिस्टेंस ऊपर जा रहा था ना, x/2 डिस्टेंस ऊपर जा रहा था, क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस जो स्ट्रिंग में चेंज आएगा वो दोनों में चेंज आएगा। तो अगर ये दोनों x/2 डिक्रीज करें अपनी लेंथ, तो ये वाला पॉइंटर x डिस्टेंस नीचे जाएगा। यानी अगर ये x/2 का चेंज लाएं तो पॉइंटर x डिस्टेंस नीचे जाता है। मतलब जितनी देर में इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऊपर x/2 डिस्टेंस जाना है, उतनी देर में ये पॉइंटर x डिस्टेंस नीचे आएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर ये वाली पुली x/2 डिस्टेंस ऊपर जाए तो ये वाला पॉइंटर x डिस्टेंस नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों स्ट्रिंग्स इस x/2 चेंज को लाएंगी और इस स्ट्रिंग में एक्चुअली x/2 प्लस x/2 चेंज अपीयर होगा। तो इसका मतलब कि जिस टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट x/2 है, उस टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट x है। मतलब जिस टाइम में अगर इस पुली की वेलोसिटी ऊपर जाने की v है जिस टाइम पर, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी 2v होगी, जस्ट डबल। ये रिलेशन इसके साथ, ये अगर x/2 तो ये x, ये अगर v तो ये 2v। ये अगर a एक्सेलरेशन से ऊपर जाए तो ये a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट में हमने समझा कि जो इसके साथ होगा उसका हाफ यहाँ होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक उठाकर हमने यहाँ लगा दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो मतलब अगर ये ब्लॉक a नीचे जाएगा, a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, या ये ब्लॉक अगर x नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक 2x ऊपर जाएगा। ये ब्लॉक अगर किसी पॉइंट पर v वेलोसिटी से नीचे जाएगा तो ये उस पॉइंट पर 2v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। ये अगर a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये 2a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ये चीज़ है जो हमें जाननी है, क्योंकि किसी मूवमेंट पर, किसी छोटे टाइम इंटरवल पर अगर ये x डिस्प्लेसमेंट नीचे जाता है या dx डिस्प्लेसमेंट नीचे जाता है तो उस टाइम इंटरवल में ये 2dx ऊपर जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी उस मोमेंट पर अगर v है तो इसकी 2v, इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका 2a। तो अब हम इस रिलेशन को ध्यान से समझ लें। येलो ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर a है तो रेड ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a है। और जहाँ कहीं हम इस तरीके से अरेंजमेंट देखेंगे कि एक मास को दो स्ट्रिंग्स ने होल्ड कर रखा है, हमें सावधान हो जाना होगा कि दोनों मासेस का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। तो अब हम येलो मास के लिए इक्वेशन बनाते हैं इसके ठीक नीचे। ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली mg t डैश से बड़ा होगा। तो mg माइनस टी डैश शुड बी इक्वल टू ma। नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू ma न्यूटन सेकेंड लॉ। लेकिन टी डैश तो 2t के बराबर है तो यहाँ पे लिख लेते हैं mg माइनस 2t इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिखा छोड़कर एक और इक्वेशन इस वाले मास की भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस वाले मास को देखो बेटा, ये
2a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अभी डिस्कशन से ये बात क्लियर हो गई है। t mg से बड़ा होना चाहिए तभी ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस ब्लॉक की इक्वेशन को कि t माइनस एम जी शुड बी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इट शुड बी इक्वल टू m, और अब एक्सेलरेशन की जगह ध्यान से a नहीं लिखेंगे, 2a लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे t माइनस एम जी इज इक्वल टू 2ma। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं और इनको सॉल्व करके हमको a और b दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे आसान है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2। दिस इक्वेशन टेक्स द फॉर्म 2t माइनस 2mg इज इक्वल टू 4ma। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई। एक mg माइनस 2t इज इक्वल टू ma और 2t माइनस 2mg इज इक्वल टू 4ma। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रहेगा mg माइनस 2mg इज इक्वल टू m प्लस 4m इंटू a। यहाँ से भी g कॉमन ले सकते हैं तो m प्लस 2m g is equal to m plus 4m a. So acceleration is equal to m plus 2m g upon m plus 4m। और अब हम कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 5 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज़ 8 g अपॉन 5 प्लस 4 इंटू 4 दैट इज 16। और ये हमारा आंसर हो गया 13/21g। यहाँ पे ये m माइनस 2m है बेटा, तो इसको करेक्ट करो। तो ये करेक्शन कर लो इस एरर को। ये m माइनस 2mg था, मैंने प्लस लिख दिया था यहाँ पर। तो ये m माइनस 2m इंटू जी इज़ इक्वल टू m प्लस 4m इंटू ए। तो m माइनस 2m इंटू जी अपॉन m प्लस 4m, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। a की वैल्यू है ये, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन a से जा रहा है और कौन 2a से जा रहा है। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं a को। कैपिटल M की वैल्यू 5 है और स्मॉल m की वैल्यू 4 है। सब्स्टिट्यूट किया तो तुम देखो हमारा आंसर माइनस साइन के साथ आ रहा है। यानी अगर हमने यहाँ पर येलो ब्लॉक को नीचे जाता माना था और पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम इसका ठीक उल्टा बिहेव कर रहा था। तो देखो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस 3g/21 और माइनस g/7। तो हम कहेंगे कि बी ब्लॉक इसका एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक इज g/7, और क्योंकि हमने नीचे जाता माना था और आंसर माइनस साइन के साथ आया है तो g/7 अपवर्ड्स। इट्स नॉट डाउनवर्ड्स, इट्स अपवर्ड्स। एंड एक्सेलरेशन ऑफ, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक and that is
2 into a। यहाँ पे देखो, इसका एक्सेलरेशन a था तो इसका 2a था, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक तो सीधे आ गया, जो भी a की वैल्यू आई, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक a जो है वो तो ट्वाइस a होगा। इसका मतलब 2g/7, और यहाँ पर हमने क्या माना था कि ये ऊपर जा रहा है, पर ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा तो इसका मतलब एक्चुअली ये नीचे जा रहा है, तो हम लिखेंगे डाउनवर्ड्स। तो ये डायनेमिक्स अगर समझ में कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे अभी क्लियर कर लो, कौन से फोर्सेस किधर लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, और उनकी वजह से जो इक्वेशंस बन रही हैं उनको सॉल्व करके हमने कैसे ए और बी के एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया। और ये है हमारे एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस। यहाँ पर टी लग रहा था और नीचे टी डैश इस पुली के लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए टी डैश और एम जी, और हमारा एफर्ट यहाँ पर मैं पुल कर रही थी, और ये पॉइंट हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट लिया था। तो नाउ यू कैन पॉज वीडियो, यू कैन go through the steps again and again and get these concepts clear so that we can move to some more good problems.